Welcome on welcome online lecture in my wireless mobile communications. Today our topic is equalizations. Uh, Equalization is the technique which we have removed the inter-symbol interference. Uh, we know the important characteristics of the wireless channels is the presence of the many different paths between the transmitter and receiver. Whenever the transmitter is transmit the transmission from the transmitter antenna and to the other ends of the communicating devices, it takes the many different uh, path to reach their destinations because of the reflection, scattering, and diffractions. These are the phenomena we are now getting the multi-path characteristics in the channels. So in wireless communications, we are not only depend on the amplitude distortion, but also depend on the phase distortions. So today our topic is very important topic, and now we have to start now equalization. जैसा कि बच्चे सब लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन होने के लिए दो एंड के होने की जरूरत होती है। जब तक दो एंड नहीं होंगे तब तक कम्युनिकेशंस नहीं हो पाता। लेकिन जब भी कभी हम ट्रांसमिशन करते हैं एक एंड से दूसरे एंड के बीच में, तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशंस वी आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल सोर्स सिग्नल्स टुवर्ड्स द रिसीवर एंड। तो इसकी जो वजह है, वो वजह बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिसको कि हम इग्नोर करते हैं, लेकिन इस वजह की वजह से हमको प्रॉपर क्वालिटी ऑफ द सिग्नल्स नहीं मिल पाता। सो इक्वलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी ज़रूरत हमको अपने ट्रांसमिशन में करनी पड़ती है। तो equalizations mainly there are the three different techniques uh, which are we have to use to improve the receiving signal quality and at the very lower uh, bit error rate. So these three techniques are used to improve receiver receiver signal quantity as well as quality. And at the lower bid error rate, बिड एरर रेट को शॉर्ट फॉर्म में या इसके शॉर्ट नोटेशन में हम BER भी बोलते हैं। इट इज द इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर for the any digital transmissions. So now we are see this figure. इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंट जो ट्रांसमिटेड जो सिग्नल्स हैं, ये जो सिग्नल्स हैं ये
ट्रांसमीटर के थ्रू फ्री स्पेस में ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट फ्री स्पेस पाथ में जो भी हमारे इन्वायरमेंटल स्कैटर्स हैं, जैसे कि ट्रीज हैं, टॉल बिल्डिंग्स हैं, और पोल्स हैं, रिवर्स है, माउंटेन्स है, तो दिस इज एक्ट एज ए obstacles, so it block or it deviate your signals to not go through line of sights। तो जब किसी शार्प, यहाँ पे आप देख रहे हैं शार्प एज है, तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। तो हमारा जो सिग्नल है डेविएट हो गया, और डेविएट होने के बाद वो हमारे रिसीवर एंड तक पहुंचा। तो क्या है कि ये सिग्नल सेंड करना है इस मूविंग मोबाइल कार को जिसमें हमारा यूजर्स बैठा हुआ है। तो कुछ सिग्नल्स तो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट्स यानी एलओएस के थ्रू यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये एलओएस के थ्रू यहाँ पे जो पहुंचना चाहिए, लेकिन एलओएस के थ्रू ना पहुंच के ये नॉन लाइन ऑफ साइट, यानी कि इस आगे जो गाड़ी इसके मूव कर रही है उससे रिफ्लेक्ट होके इसको मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, जब रिफ्लेक्शन हो जा रहा है तो द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट सिग्नल्स एंड दे आर द वैल्यू ऑफ योर दिस थिंग फेस बोथ आर चेंज। सो इसके वजह से जो हमारी जो पर्टिकुलर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हम एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो हमको वो वैल्यूज नहीं मिलने की वजह से हमारी जो वैल्यूज है वो ओरिजिनल सिग्नल से डिफर कर जाती हैं। और यही एक चीज है जिसको चैनल के थ्रू, यानी कि जो हमारा फ्री स्पेस पाथ है इसके थ्रू ये पास होती है। तो इसी वजह से हमको इक्वलाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि टू रिमूव दिस errors from the during the at the time of when the receiver had received, and to produce the original signal at the receiver side। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमको तीन अलग अलग टेक्निक्स हैं, जिसमें से पहली टेक्निक जिसको कि हम कहते हैं इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन इक्वलाइजेशन और इक्वलाइजेशन दोनों, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरी टेक्निक है हमारी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में वी आर यूजिंग मिमोस, मैनी इनपुट मैनी आउटपुट, यानी कि दोनों एंड पे, ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड पे हम मल्टीपल ट्रांसमीटर और मल्टीपल रिसीवर लगाते हैं। इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं इस तरीके का। और चैनल कोडिंग का मतलब क्या है, इन एवरी जो उस चैनल से अटैच एंड यूजर्स हैं, एंड रिसीवर्स हैं, हम उन रिसीवर को जो सिग्नल पास करना है चैनल से, चैनल कोडिंग की मदद से उसको सिग्नल्स को भेजते हैं, ताकि हम जहाँ जहाँ ये कोडिंग जिस जिस रिसीवर को दी हो उसी को ये सिग्नल्स मिले। सारे सिग्नल पहुंचे तो सबके पास, पर जो एक्चुअल जो डेटा जिस चैनल के पास जाना चाहिए वो उसको मिले। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ द वायरलेस चैनल इक्वलाइजेशन। इसीलिए हम इसको चैनल को जो हम देखते हैं उसमें हम इस इक्वलाइजेशन का यूज करते हैं। तो होता क्या है ना, फंडामेंटली यू हैव सीन दिस इज द ट्रांसमीटर, सो यू नीड ए इन दिस ब्लॉक डायग्राम ट्रांसमीटर। हम बहुत सिंपल वे में चल रहे हैं ताकि हम इसका मॉडल जो है उसका क्लियर कट पिक्चर्स को देख सकें। नाउ दिस इज द ट्रांसमीटर ब्लॉक, और ये ट्रांसमीटर ब्लॉक क्या है, एक इनपुट है। सो
the we have putting here arrow, और जो ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, जिस सिग्नल्स को हमको ट्रांसमिट करना है वो सिग्नल्स, नाउ द ट्रांसमीटर से हमारा जो सिग्नल बीम के फॉर्म में स्पेस, फ्री स्पेस में ट्रांसमिट होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, और जो चैनल है वो एक फ्री स्पेस मीडियम है, और इस मीडियम को ही हम एक चैनल का नाम देते हैं, तो सो इट इज कॉल्ड ए चैनल फ्री स्पेस पाथ in a open area, free space open area. So due to environmental specific scatters के वजह से जो हमारे जो सिग्नल है इट इज कन्वर्टेड इनटू दी मल्टीपल कंपोनेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए वी आर गेटिंग दी मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल पाथ वेरिएशन की वजह से। और जब इनका हम वेक्टर सम ऑफ करते हैं तो इसी चैनल में देयर इज अनवांटेड सिग्नल्स, they having differ in the either amplitude and the phase, so it is not a original signal. Any unwanted value of variation in amplitude and phase, they are treated as a unwanted signal, so it is called a noise. The that noise is additive in nature, so it is called the wide Gaussian noise. So this noise is random in nature, random in variables, so or it is varied due to effect of the time dispersions because of the prolong of the distances covered by the this multiple uh, transmitted waves, so it is called adaptive AWGN, adaptive wide Gaussian noise. So it is also added this multiple components, and now it is passed through at the receiver end. Whenever the receiver end is received, they are not getting the good quality good original signals, so it is differ from the transmitted signals. So we need a certain block, that block या technique या that method या process is called equalization. Equalization. So here we have putting the block that is called equalizer. So equalizer क्या करेगा, it create या reconstruct the original signal which is passed from the transmitter, and that type of process is known as the equalization, that is taking within the receiver end. So we need this equalizer before the receiver received the signal. So within the receiver, equalizer remove and produce the original signal at the receiver. Then receiver is taking this signals, and now this received received signal is compared, yeah, is uh, reconstructed signals are nothing but the transmitted signal, that is transmitted information, that is the message signal. This is the our basic block diagram of your equalizer. So we have named here this figure number 1, and this is the either called the
equalization 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 model. So now why it is called equalization. Now we have uh, the transmission is in a digital format, so it is the digital communication. So all the information is transmitted in the digital form. So first of all, what we have to need, our digital input, yani digital data, it should be converted into the digital signal. The process of converting the digital data into a digital signal is called the line कोडिंग. ठीक है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसको बोलेंगे लाइन कोडिंग. तो अब ये ही डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट होगा ट्रांसमीटर के थ्रू और इन बीम्स के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में. और ये ट्रांसमिट किधर होगा, रिसीवर एंड पे. तो रिसीवर एंड के आसपास जो भी इन्वायरमेंट बने होते हैं वो दो फॉर्मेट में बने होते हैं, एक नियर फील्ड, दूसरी फार फार फील्ड. तो जो हमारा रिसीवर होता है इट इज ऑलवेज इन दिस फार फील्ड रीजन. ये हमारे इसी फार फील्ड रीजन में ही हमारा वायरलेस ऑपरेट करता है. सो so the values which are transmitted from transmitter towards the receiver in a digital communication, the our ultimate goal is reliable reliable transmission. The reliable transmission क्यों हो रहा है, क्योंकि we want to transmit the our message signal. और मैसेज सिग्नल क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द इंफॉर्मेशन. ये हमारी इंफॉर्मेशन है. ये इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट we take the one example. If we say that a dog bites a man, everybody is know, but that is not a information. The information is a man bites a dog. So the information is converted into the zeros and ones sequence. This 0 1 sequence is known as data. So data is converted into the frame. Frame is converted into the packet. The small piece of frame is called packet. The packet is converted into a very small piece that is called cell.
So reliable transmission of this information at a highest possible possible data rate. बट हमारी जो डिमांड्स है कि वी नीड ए हायर डेटा रेट्स, मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको ऐसे कहें कि दिस इज द टू कट ऑफ frequency f1 and f2, so this is called the bandwidth. We increase this bandwidth. Okay, so our data rate is also increased due to increase of the bandwidth. Bandwidth के बढ़ने से number of जो data है वो भी बढ़ जाता है. अब data rate क्या है? Data rate means a bits can be sent in 1 second. So n number of bits can be sent in a 1 second. That is called the data rate. If n bits are increases, so our data rate is also increases. So highest possibility of we get the higher data rate to make ensure, then we have to need to increase this bandwidth. So whenever we increase the bandwidth, we increase ultimately data rate. यानी कि to send our more and more information by the help of this data rate. But when we are increasing this bandwidth, so this bandwidth is nothing but depends on the times dispersion. The time when the time is varies, our signal is passes from the different uh, is a specific environmental effect, environmental scatters. They are not in a original values, in a original shape. So the that is this is the time where the our channel, this is the channel, our channel is straight, yani this is the flat area. That flat area is shows the channel coherence bandwidth. So this coherence bandwidth is flat over this time durations. So under this time durations, all the components of the signal is passed through this pass band. So if we draw this line on this another graph, and the whatever the signal we have created with the help of this is the our signals. If the bandwidth of this signal is less than that the coherence bandwidth, the signal bandwidth, that is called ds, this is called bc coherence. जब कभी भी सिग्नल की इस डिजिटल सिग्नल्स की बैंडविड्थ हमारे कोहेरेंस बैंडविड्थ से छोटी है, तो इस पूरे फ्लैट रीजन में दिस इज द फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट. तो जो चैनल है, दिस इज आवर चैनल. तो चैनल क्या करेगा, जितने भी फ्रीक्वेंसीज के जो सिग्नल्स हैं इस वो सबको पास कर देगा. नन ऑफ दिस सिग्नल इज एटोनेट during this condition. The condition is what? Our signal bandwidth is less than the coherence bandwidth. So that is the highest possibility of data rate. So under this transmission, the transmission is called reliable transmission. But when the other cases arises, our signal
This is the coherence bandwidth again. Now time passes, so time variation, time dispersion. If the our signal bandwidth is greater than this coherence bandwidth, means this coherence bandwidth higher as compared to the coherence bandwidth, the our signal, this is the signal bandwidth, और ये है चैनल की बैंडविड्थ, ये है मेरी सिग्नल बैंडविड्थ। ये मेरा चैनल। So this is the frequency which allowed to channel pass through from his low pass filter. So all the pass filter is passing all these multiple components, but under this scenario, under these conditions, the total uh, uh, conditions are reverse. Signal is bandwidth is much higher than the coherence bandwidth, so it is not allowed to passes through. So what happened, such a condition is occurring during the time dispersion phenomena in the flat fading. So what happened, this frequency or flat fading phenomena, under what happened that this uh, coherence signal bandwidth is higher as compared to coherence bandwidth. This is the our passing receiving signals in the form of pulses, yeah, impulse pulse. So the next signal pulse which arrive at the destination, there is a change in the delay. So whatever the time they have arrived, it comes at expected time before, so it overlap between the first and second pulses. This is the overlapping to lapping between these pulses. So this is known as ISI, मतलब इंटर symbol interference. So due to presence of this ISI, it degrade the our channel performance. So when the high speed data is, when the high speed
data is transmitted over the transmitted over the channel when the high speed data is transmitted over the communication channel communication channel. This is the at the time when transmitter is transmit the signals. It transmit the signals. At that time, this open area is called the channel, and it is always donated by H, that is called the response, and we are showing with the help of this response in the form of transfer function. So we converted this response into transfer channel transfer function of the channel of the channel. So it start to transmit, but it cannot be reached in a prescribed time. Why? Because whenever they are reaching the destination from transmitter to this receiving, there is a one phenomena delay. It is the time dispersing function. To this delay, they are getting late to reach at uh, transmitter receiver side. So they are not only delayed, but they are having the different amplitude also as compared to transmitted signal. So you can say, like, when the signal is transmitted from from source while reaching reaching to the destination
destination, a delay is generated in in all the multipath all the multipath path specific environmental scatter ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट्स शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें इट इज iOS identified objects which results in ISI inter symbol interference. Now under this now we get the distorted signal at the receiver end receiver receiver and so for the reliable communication we have to do some uh, advancement at the receiver side, so which is removing of this effect of ISI for credible of communication. So we have to use this equalization technique at the receiver side to uh, remove for this ISI. Now for under this circumstances for the
reliable communication for the reliable transmission we have we have do some we have to do some uh, steps at the receiver sides which which mitigates gets the effect of effect of ISI for reliable communication. Therefore, we used equalization reliable communication. Therefore, we use equalization techniques at receiver side to combat the so any equalization technique that which compensate ISI created by this multiple line dispersive
or time varying channels. In simple word, you can reply that an equalization technique is that that which equalization technique is that which compensate I S I created by the multipath line multipath lines dispersive multiple line dispersive or time varying channels. So it is the our main aim to revert the effect of this channel and to get the original transmitted signal. So that is the main aim is uh, the main aim is the main aim of reproducing the signal original signal at the received received
and so the important point of this is to know what are the distorted signals. This is the our main theme. What is a distorted signals? So distorted signal का मतलब distorted transmission. Now to see what is a distorted सिग्नल, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली व्हाट इज ए डिस्टॉर्टेड ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या हुआ ट्रांसमिशन का, ये कि जब ट्रांसमिशन ही डिस्टॉर्टेड है तो जो रिसीविंग एंड पे जो रिसीव्ड सिग्नल है तब हमको इक्वलाइजर की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो इसीलिए हम इक्वलाइजर रिसीवर से पहले लगाते हैं। तो ये जो डिस्टॉर्टेड ट्रांसमिशन है क्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन में हम डिस्टॉर्टेड ट्रांसमिशन को एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। सो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि सबसे पहले ये मेरा ट्रांसमीटर है और ये जो फ्री स्पेस है ये मेरा एक चैनल है जिसके थ्रू मैसेज या हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करके दूसरे एंड पर पहुंचती है। और ये मेरा एच या स्मॉल एच ये मेरा रिस्पॉन्स है, ये मेरा रिसीवर है। तो जो भी सिग्नल्स हम यहाँ से सेंड करें, जो भी सिग्नल सेंड करें वो ओरिजिनल सिग्नल रिसीवर एंड पे पहुंच जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता। सिग्नल गेट अफेक्टेड ड्यू टू this distorted signals, that's why we have putting this point here। so अगर हम देखें कि जो चैनल जो हमारा है चैनल से पास हो रही है फ्रीक्वेंसीज, तो जो चैनल का रिस्पांस जिसको नीचे सी लगा दें तो रिस्पांस ऑफ चैनल एफ सी, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें यानी कि इसका प्राइम वार ले और ये कहें कि जो चैनल का रिस्पांस है फ्रीक्वेंसी जो चैनल की है वो उसका मैग्नीट्यूड किसी टाइम कांस्टेंट के बराबर ना हो, तो ऐसे में जो फ्रीक्वेंसी हम जो दे रहे हैं दैट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द बैंडविड्थ ऑफ द कंडीशन क्या हो, जो फ्रीक्वेंसी हमने अलॉट की है वो हमारे मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी से कम हो, यानी कि जो एफ है जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो एफ है इट शुड बी लेस देन बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिशन। सो अगर चैनल का फ्रीक्वेंसी के टर्म्स के बराबर नहीं हो रही है नहीं है तो ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करेगा जो पास करेगा वो रैंडम एटोनेशन करेगा और जो भी मैसेज पास करेगा टू दी मैसेज एट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि वो केक टाइम के इक्वल नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें कि दो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, एक ग्राफ जो एक्स एक्सिस है फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में है, और एक जो है हमारा मैग्नीट्यूड है, जो चैनल का जो फ्रिक्वेंसीज का मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो और ये मेरी दो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं, इस फ्रिक्वेंसीज पे मेरा ये रिस्पांस वेरी कर रहा है। ठीक है, इसी को हम दूसरे सिनारियो में भी देखेंगे, जब हम इसी मैग्नीट्यूड को जो आपका चैनल का है फ्रिक्वेंसी रिस्पांस के टर्म में, इसको हम डीवी स्केल में कन्वर्ट करके और 20 लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चैनल फ्रिक्वेंसीज का, और ये ऑब्वियसली हमारी बैंडविड्थ, दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ फ्रिक्वेंसी। और हम देखेंगे कि ये हम डेल्टा से शो कर रहे हैं, दिस इज एफ, दिस इज my figure number 1, and here this is the our figure number 2। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चैनल से जो हम फ्रिक्वेंसी टर्म्स ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ्रिक्वेंसी हमारी 100 किलो हर्ट्ज की है, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज की है, चैनल ने फ्रिक्वेंसीज को 90 किलो हर्ट्ज तक कांस्टेंट रखा, यानी कि टाइम के तक वो कांस्टेंट था, के टाइम तक वो कांस्टेंट था। इसके बाद 10 के तक ये कांस्टेंट नहीं रहा। तो क्या हुआ कि 10 के पे जो जो फ्रिक्वेंसी है इट इज नॉट कांस्टेंट, सो that time we are getting the amplitude distortion, we got the variation in terms of amplitude, either it is rises or it is fell, either it is increases or it is decreases। इसको हम क्या कहेंगे कि जो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है, जो ट्रांसमिशन हम इस एंड से ट्रांसमिशन जो हमने सेंड किया हुआ है, उस जो हमने इस जो ट्रांसमिशन हमने यहाँ से जो ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिशन हमारा इधर से सिग्नल पास हो रहा है ट्रांसमिशन का, उस सिग्नल को ये एटोनेट कर देगा इस कंडीशन में, क्योंकि इट इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग दी दिस टाइम के, जो कांस्टेंट ना होने की वजह से ही हमको एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन मिल रहा है। तो ये जब तक ये फिनोमेना जब तक होता रहेगा, तब तक हमारा सिग्नल है वो एटोनेट होता रहेगा। तो जब एटोनेट इस तरीके से होगा कि हम अगर हो रहा है, तो अगर हम इस तरीके से हो कि अगर हम उसको रिस्टोर कर लें तो हम कर पाए या हमसे हो सके, तो इसके लिए हमको इक्वलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में न केवल एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन होता है, बल्कि ये फेस में भी, फेस डिले की वजह से भी ये डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्शन में दो फिनोमेना हमेशा बार बार देखे जाते हैं कि जो हमारा सिग्नल है इट इज डिफर इन नॉट ओनली
amplitude, but it is also differ in phase delay as well as कंपेयर करेंगे तो प्रोपोगेशन डिले पे भी ये हमारा जो है ट्रांसमिशन गेट इफेक्टिव, इट्स नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग दी टाइम के। तो ये दोनों जो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, फेज डिले, इसकी वजह से डिस्टॉर्शन, प्रोपोगेशन डिले, देन वी आल्सो गेटिंग द डिस्टॉर्शन। तो हम रिस्टोर करें तो कैसे? ट्रांसमिशन तो हमने कहा, हमने बोल दिया कि ट्रांसमिट हो गया, बट एट द एंड वी आर नॉट गेटिंग द ओरिजिनल form of the signal. So how we have to get the distortion less transmission? और डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन की जब भी हम बात करेंगे तब हम उसका मैग्नीट्यूड का ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे। तो अगर हम देखें कि ट्रांसफर फंक्शन जो इस चैनल का फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ channel donated by h of c और मॉड लिया तो इट बिकम ए मैग्नीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होने की वजह से जो हम इस जो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है, जो ट्रांसफर फंक्शन है चैनल रिस्पांस का ऑफ मैग्नीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी चैनल रिस्पांस की, ये फ्रीक्वेंसी वेरी करने लगती है। दिस फ्रीक्वेंसी इज वेरीज ड्यू टू नॉट ए कांस्टेंट। सो तो एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, दैट मींस इफ एम्पलीट्यूड इज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इफ एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट then transfer function of h of c का जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, then frequency if amplitude is not constant then frequency is also varies। तो फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ना होने की वजह से, तो जो ट्रांसमिशन हो रहा है दैट ट्रांसमिशन इज known as distortion transmission so this distortion transmission is due to the during the propagation of your transmission of your signals which passes from the channel, its transfer functions of channel is not constant due to vary of this amplitude, so such transmission is known as distortion transmission। so this distorted transmission को हम यहाँ पे देख सकते हैं
क्योंकि हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है। तो अब हम इस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, तो हम नाउ रिफरिंग दी फिगर नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। वी कैन लुक इट, क्योंकि वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चैनल ट्रांसफर फंक्शन versus to bandwidth of the frequency. You now see, as the frequency of the channel is passes this signal from its bandwidth during the uh, time k, you can see the variation of amplitude of this signal is sometime is decreases and sometime is increases. It is not constant during this period of k time. वेरी कर रहा है, कभी ये बढ़ रहा है, यहाँ पे ये घट रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज बढ़ रही है। नाउ फ्रीक्वेंसीज इज इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसीज हम बढ़ा रहे हैं। जब हम फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा रहे हैं तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द जो ट्रांसफर फंक्शन है, इट्स नॉट केप्ट ड्यूरिंग द कांस्टेंट थ्रू आउट दिस बैंडविड्थ, सो it become larger as compared to bandwidth of the coherence bandwidth of the channel. तो जो कोहेरेंस की बैंडविड्थ से जब सिग्नल की बैंडविड्थ ज्यादा हो गई, then the signal is get distorted. So you can easily see in this figure कि हमारा जो अगर हम इस पिक्चर को अगर उस फॉर्म में देखें तो आप ये पाएंगे कि हमारा जो कोहेरेंस बैंडविड्थ जो यहां तक फ्लैट थी, दिस इज द फ्लैट फेडिंग, और जो सिग्नल है, ये जो मेरी बैंडविड्थ है, जो मेरा जो बैंडविड्थ है चैनल का, और ये कोहेरेंस का जो चैनल का कोहेरेंस बैंडविड्थ है टाइम टी पे, अब आप देखेंगे कि जो सिग्नल की बैंडविड्थ नाउ बिकम्स लार्जर एज कंपेयर टू, एंड इट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। सम टाइम इट इज गोइंग डाउन, sometime it is going rise, sometime it is low, sometime is going up, sometime is going fell. So it is not kept to, so this is not our original signal, ये ओरिजिनल सिग्नल नहीं है जो ट्रांसमिट किया गया था, this is not a original signal. So this is shown in this figure. Now हमने क्या किया कि the value of this transfer function of your channel, हमने इसको dV में कन्वर्ट कर दिया, और we take the logarithm 20 log magnitude of the channels at frequencies, certain frequencies, and x axis पे बैंडविड्थ लिया। आप यहाँ पे अगर आप देखें तो जब पूरी बैंडविड्थ मैसेज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब कि जो बैंडविड्थ जैसे मैंने बात की कि अगर पूरी मैसेज की बैंडविड्थ 100 किलो हर्ट्ज हो, ठीक है, और ये ओके ठीक है, जो बैंडविड्थ पास हुई सिर्फ 90 किलो हर्ट्ज, सो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हुआ, कहीं ना कहीं हमारे जो वैल्यू थी जब तक वो कांस्टेंट थी 90 किलोहर्ट्ज तक, तब तक तो सारे सिग्नल पास हुए, क्योंकि कोहेरेंस बैंडविड्थ ज्यादा थी सिग्नल की बैंडविड्थ पर। इसके बाद ये कांस्टेंट नहीं रहती स्टिल, तो क्या हुआ, इट इज डिस्टॉर्टेड, सो it is you can say then it become a distortion transmission। तब चूंकि ये कांस्टेंट नहीं है, बैंडविड्थ की कांस्टेंट पूरी होनी चाहिए, वो भी नहीं है, तो उसकी वजह से जो थोड़े पार्ट ऑफ द जो फ्रीक्वेंसीज है ना, जो हमारा जो 10 किलो हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसीज है ये वेरी कर जाएगी, और अगर ये वेरी कर गई तो एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, एम्पलीट्यूड वेरी करेगा तो हमारा डिस्टॉर्शन ट्रांसमिशन होगा, और डिस्टॉर्शन ट्रांसमिशन होगा
तो हमारा जो सिग्नल है वो अनइवन एटोनेट होगा. सो हियर वी गेटिंग द अनइवन एटोनेशंस. In this scenario you are getting uneven attonation. So this is called nothing but our signals get attonate. Right. So और आप देखेंगे कि जो एटोनेट हुआ है इट इज द टाइम डिस्पर्सिव. So it is the random in nature. So it is random एटोनेशन इज टेकिंग प्लेस. ध्यान दीजिएगा, एटोनेशन वो भी रैंडम एटोनेशन हो रहा है. क्योंकि ये रैंडम एटोनेशन हो रहा है, ये रैंडम वेरिएबल है. क्योंकि जो रिसीविंग पावर जो हमारी है वो भी रैंडम है, इसीलिए हम इसको एल्गोरिथम लॉगरिथमिक डीवी में लिए हैं. सो और रैंडम एटोनेशन होने की वजह से जो रैंडम जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे भी ये रैंडम है. तो हम ये कहेंगे कि जो फिनोमेना जो हो रहा है रैंडम एटोनेशन, इट इज टोटली शोन इन फिगर 1. ठीक है. सो हम हमारा अगर मैग्नीट्यूड की स्केलिंग करें, हमने क्या किया यहाँ पे इस ड्यूरेशन में स्केलिंग की मैग्नीट्यूड की, और जो स्केलिंग की वो टाइम के फैक्टर के फॉर्म में की. तो हमने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ चैनल स्केलिंग विद द टाइम के इज नॉट इक्वल, कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे में डिस्टॉर्शन होगा. कभी फ्रीक्वेंसीज अप होगी तो कभी फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होगी. और अगर डिस्टॉर्टेड है तो इस सिग्नल को रिक्रिएट करना, ओरिजिनल मैसेज में लाना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट, इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और टफ टास्क. ये आसान काम नहीं है. इसीलिए मैं दोबारा दूसरी बार भी ये रिपीट किया हूँ. ऑल्दो वी हैव रिक्रिएट, हम रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम जो रिक्रिएट करेंगे ये रिक्रिएट वेव फॉर्म करने के लिए हमको इसको डीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और ये जब रिप्लेस किया जाएगा डीबी में, तब हम देखेंगे कि ये सिमिलरिटी जो हो रही है बैंडविड्थ में, जो बढ़ रहा है जो घट रहा है, वो एम्पलीट्यूड में कब बढ़ रहा है, कब उसका पीक वेरिएशन हो रहा है. So now you can see this is the peak variation. थोड़े समय के लिए आप इस वेरिएशन को देखें तो ये पीक वेरिएशन जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर नंबर 2 में. ध्यान देना. और जिसको मैंने डेल्टा से डोनेट किया है, अगर डेल्टा पीक वेरिएशन 1 dB तक है या इससे कम है तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा. ध्यान देना, तब डिस्टॉर्शन नहीं होगा. लेकिन पीक वेरिएशन डेल्टा से जो रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, अगर ये विद इन 1 dB से ज्यादा है, 1 dB से ज्यादा है, तो दैट कंडीशन इज टॉलरेबल, इट इज कैन नॉट बी टॉलरेट. बट व्हेन इट इज अंडर द या इक्वल टू 1 dB, दैट इज एक्सेप्टेबल, इट इज चलेगा, ये चलता है. इससे और इतना तो ज्यादा हो सकता है. ठीक है, ये एक्सेप्टेड है. लेकिन जब इससे ज्यादा होगा, जब इससे ज्यादा होगा तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड. ठीक है, जब 1 dB से ये ज्यादा हो जाएगा, ये नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड नहीं है, अब ये टॉलरेबल है.
और ये नहीं चलेगा, क्योंकि तब इसमें एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन आ जाएगा, अनइवन एटोनेशन इज टेकिंग प्लेस. ड्यू टू अनइवन एटोनेशन is occurring in this scenario, then there is a one more distortion is taking place. That distortion is called phase distortion. This distortion is phase distortion. जब फेस डिस्टॉर्शन होगा तब भी हमको हमारे जो सिग्नल्स हैं वो हमारे वेरी कर जाएंगे, डिस्टॉर्शन होगा. अब क्या है कि जो हमारा चैनल का जो ट्रांसफर फंक्शन है, दैट एच ऑफ सी एफ, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी चैनल का जो है ट्रांसफर फंक्शन, अगर इसका एंगल, इस एंगल इज नॉट, कब होगा ये फेज डिस्टॉर्शन, जब the transfer function of channel is hf at a particular frequency f. We have taken the angle, जो एंगल हमने लिया है एक फ्रिक्वेंसी का, तो उसके जो लीनियर, अगर ये है लीनियर फंक्शन है ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ टाइम, तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा. अगर लीनियर नहीं है तो देयर इज ए डिस्टॉर्शन. सो वी कैन से कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एच एफ चैनल का जो फंक्शन है बराबर इज इक्वल टू माइनस मल्टीपल ऑफ माइनस 2 पाई टी नॉट एफ. और ये मल्टीपल, दो कंडीशन है, एक तो ये मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसकी वैल्यू -2 पाई टी नॉट ऑफ एफ के बराबर नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं -2 पाई टी नॉट, इट इज द स्लोप ऑफ योर ट्रांसफर फंक्शन. और स्लोप ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन अगर कांस्टेंट नहीं है तो इट इज वेरी, फ्रीक्वेंसी वेरी होगी, तो फ्रीक्वेंसी के फेस में भी वेरिएशन आएगा. फेस वेरी करेगा तो डिले आपका आपका फंक्शन होगा. और डिले जब होगा तो उस डिले की वजह से, चूंकि ये कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है, तो हमको इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी को कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. अगर वो कांस्टेंट लग रहा है तो हमको उस क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा. और जब हम चेंज करेंगे तो जो मल्टीपल में अगर वो आ रहा है तो आपका जो कंपोनेंट्स आप उसको जब ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन की मदद से, अकॉर्डिंग टू यूलर्स फार्मूला, तो आप देखेंगे कि वो कॉस 2 पाई पे 1 हो जाएगा, और कॉस 2 पाई पे आपको कोई वैल्यू वहां पे नहीं मिलेगी, वहां पे कोई भी सिग्नल्स नहीं मिलेगा, वो कैंसिल आउट, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और एटोनेट हो जाएगा, वहां पे कोई सिग्नल्स आपको प्राप्त नहीं होगा. तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स फार्मूला, e की पावर जे थीटा पोलर फॉर्म में ये होगा कॉस ऑफ कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा. ठीक है, अगर हम इसका फेस चेंज करें, माइनस नेगेटिव ले, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, कॉस ऑफ
minus theta plus theta plus j sine of minus theta. The value यहाँ पे हम लिखेंगे cos of theta minus j sine थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर इफ 2 पाई 2 f की बात करें, f it becomes equal to m pi and e की पावर minus j 2 pi t naught f will give only +1 or -1 constant values, and that value can be added to k. So अगर हम देखें cos of pi is equal to -1 and cos of 2 pi is equal to 1. So this is the distortion, distorted signals in the case of amplitude distortion and phase distortion and delay. So you already seen this distortion is create the attenuation in the transmitted signals. That transmitted signal is not having the full information of your original transmitted signal, so you have to require the equalization. So now come towards our main point to understand equalization. Equalization. So